क्या तुमने कभी एक अजीब सी बात नोटिस की है? आज हमारे पास ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे आसान, सबसे सेफ और सबसे कंफर्टेबल जिंदगी है। गर्मी लगे तो एक बटन दबाते ही एसी ऑन हो जाता है, भूख लगे तो फोन पर एक टैप करते ही खाना दरवाजे पर आ जाता है, और थकन हो तो दुनिया के सबसे नरम गद्दे हमारे सोने के लिए मौजूद हैं। पर फिर भी क्या तुम अंदर से पूरी तरह खुश हो? अगर जिंदगी इतनी परफेक्ट है तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, एंग्शियस और थके हुए क्यों हैं? इस उलझ चुके सवाल का जवाब एक इंसान को तब मिला जब वो अलास्का के बर्फीले तूफानों के बीच जिंदगी और मौत की बाउंड्री पर खड़ा था। ये कहानी है माइकल ईस्टर की, जो एक बहुत सक्सेसफुल हेल्थ जर्नलिस्ट और प्रोफेसर थे। दुनिया की नजर में उनकी लाइफ परफेक्ट थी, एक अच्छी जॉब, एक कंफर्टेबल घर और एक सेफ रूटीन। पर सच्चाई ये थी कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। अपनी इनसिक्योरिटीज, लाइफ के स्ट्रेस और अंदर के खालीपन को छुपाने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लिया था। उनकी जिंदगी एक फास्ट मूविंग फॉग बन चुकी थी, जहां अल्कोहल उनका सबसे बड़ा कंफर्ट था। जब भी पेन होता वो उसे नम करने के लिए एक और ड्रिंक ले लेते। पर एक दिन जब वो अपने ही उल्टी में फर्श पर जगे, तब उन्हें एक टेरिफाइंग सच दिखा। उन्हें समझ आ गया कि ये कंफर्ट उन्हें मार रहा है, और अगर उन्होंने इस आराम को नहीं छोड़ा तो वो सब कुछ खो देंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया और शराब छोड़ दी। फिजिकल विड्रॉल का दर्द भयानक था, दिमाग अंदर से चीख रहा था, पर उस डिस्कम्फर्ट के उस पार उन्हें एक ऐसी क्लैरिटी मिली जो उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। सोबर होने के बाद उन्हें एक और बड़ा सच दिखा। उन्हें रियलाइज हुआ कि अल्कोहल तो सिर्फ एक छोटा सा सिम्टम था, असली बीमारी तो हमारा पूरा मॉडर्न लाइफस्टाइल है। हमने हर तरह के डिस्कम्फर्ट को अपनी लाइफ से निकाल फेंक दिया है। हमारी टेम्परेचर कंट्रोल्ड, ओवरफेड और अंडर चैलेंज जिंदगी ने हमारी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को बिल्कुल सिकोड़ दिया है। हम सेफ तो है, पर हम वीक बन चुके हैं। इस कंफर्ट की बीमारी का असली इलाज ढूंढने के लिए माइकल ने एक ऐसी जर्नी पर जाने का फैसला किया जो किसी की भी रूह कंपा दे। उन्होंने अपने दोस्त और एक्सपर्ट बैककंट्री हंटर डॉनी विंसेंट के साथ अलास्का के रिमोट आर्टिक टंड्रा में 33 दिन बिताने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, कोई फोन नेटवर्क नहीं था, कोई रेस्क्यू टीम आसानी से नहीं आ सकती थी, और हर कदम पर ग्रिजली बेयर्स का खतरा था। जब माइकल कोटजीबू अलास्का के ठंडे टारमैक में एक छोटे से बुश प्लेन में बैठ रहे थे तो उनकी हालत खराब थी। उन्हें पता चला कि उनका पायलट माइक वही इंसान था जिसका प्लेन हाल ही में एक जगह क्रैश हुआ था। प्लेन के प्रोपेलर के शोर में उनकी अंदर की चीख दब गई थी। वो पूरी तरह डर रहे थे, पर यह डर ही उनका पहला इलाज था। डर जो हमारे एंसेस्टर्स रोज महसूस करते थे, पर आज हमने उसे बिल्कुल भुला दिया है। और ये डर, ये डिस्कम्फर्ट ही वो चाबी थी जो उनके दिमाग के एक ऐसे हिस्से को खोलने वाली थी जो सदियों से सोया हुआ था। ये सफर सिर्फ एक कैंपिंग ट्रिप नहीं थी, ये उनकी आत्मा को झिंझोड़कर जगाने का एक रास्ता था। प्लेन लैंड हुआ और माइकल उस बर्फीले, अकेलेपन से भरे आर्कटिक टंड्रा में अकेले खड़े थे। वहां ना कोई एसी था, ना कोई गद्दा, ना कोई नेटफ्लिक्स और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन। उनके दिमाग को एक जबरदस्त झटका लगा। अचानक उन्हें अपनी डेली लाइफ की सारी फेक प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगी। तुमने भी शायद नोटिस किया होगा कि आजकल हमें छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, जैसे इंटरनेट स्लो चल रहा हो, या कॉफी थोड़ी ठंडी हो जाए, या किसी ने मैसेज का रिप्लाई लेट किया हो। तुम्हें लगता होगा कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, पर साइंस कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये दिमाग की एक नेचुरल आदत है। और इस फिनोमिनन को समझने के लिए माइकल ईस्टर ने हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डेविड लेवारी की एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च को स्टडी किया। डेविड लेवारी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे ब्लू डॉट स्टडी कहा जाता है। उन्होंने लोगों को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर हजारों डॉट्स दिखाए जो ब्लू से लेकर पर्पल कलर के थे, और लोगों से पूछा कि क्या ये डॉट ब्लू है या नहीं। शुरू में लोगों ने परफेक्टली ब्लू डॉट्स को ब्लू बताया, पर फिर साइंटिस्ट ने सीक्रेटली ब्लू डॉट्स की गिनती कम कर दी और पर्पल डॉट ज्यादा दिखाने लगे। तुम्हें क्या लगता है लोगों ने क्या किया होगा? हैरानी की बात यह थी कि लोगों ने पर्पल डॉट्स को भी ब्लू बोलना शुरू कर दिया। उनका दिमाग ब्लू डॉट देखने की इतनी आदत डाल चुका है कि जब ब्लू डॉट्स कम हो गए तो दिमाग ने ब्लू कलर की डेफिनेशन को ही बढ़ा कर दिया। लेवारी ने इस बिहेवियर का नाम रखा प्रेवलेंस इंड्यूस्ड कॉन्सेप्ट चेंज, या आसान भाषा में प्रॉब्लम क्रीप। इसका मतलब यह है कि जब हमारी लाइफ में बड़ी और रियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम की डेफिनेशन को बड़ा कर देता है और हार्मलेस छोटी बातों को भी प्रॉब्लम मानने लगता है। लेवारी ने ये सेम एक्सपेरिमेंट थ्रेटनिंग फेसेस यानी डरावने चेहरे दिखाकर भी किया। जब दिमाग को खतरनाक चेहरे दिखना बंद हो गए तो उसने नॉर्मल और न्यूट्रल चेहरों को ही खतरनाक मानना शुरू कर दिया। जब हमारे पास शिकार करने या खूंखार जानवरों से बचने की टेंशन नहीं होती तो हमारा दिमाग एक टाइपो एरर या फ्लाइट के लेट होने को ही लाइफ और डेथ सिचुएशन मान लेता है। ये प्रॉब्लम क्रीप ही असली वजह है कि हर दिन जिंदगी आसान होने के बावजूद हम अंदर से और ज्यादा डिससैटिस्फाइड और परेशान होते जा रहे हैं। हमारा कंफर्ट बेसलाइन इतना ऊपर चला गया है कि कल का कंफर्ट आज का डिस्कंफर्ट बन गया है।
अलास्का की उस ठंड में जहां अगला खाना कहां से आएगा ये पता नहीं था और पानी लेने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती थी, माइकल का प्रॉब्लम क्रीप बिल्कुल रीसेट हो गया। उन्हें समझ आने लगा कि जब तुम्हारे पास सर्वाइवल जैसी रियल प्रॉब्लम्स होती हैं तो दिमाग फेक प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद कर देता है। और इस सफर में उनका सामना एक ऐसी बेसिक ह्यूमन रियलिटी से होने वाला था जिससे हम मीलों दूर भाग चुके हैं। अलास्का में 33 दिन गुजारना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। वहां माइकल और डॉनी विंसेंट फिजिकल लिमिट पर थे। हर दिन ठंड और मुश्किल रास्तों पर चलकर करीब 5000 से 8000 कैलोरीज बर्न कर रहे थे। पर सर्वाइवल के लिए उनके पास खाने को सिर्फ थोड़े से फ्रीज ड्राइड मील्स और एनर्जी बार्स थे। हर वक्त एक गहरी भूख उनके पेट में दर्द पैदा कर रही थी। पर इस लगातार भूख ने एक अजीब सा जादू किया। जो खाना नॉर्मल डेज में उन्हें बिल्कुल बेस्वाद होता था, वहां वो सूखा फ्रीज ड्राइड लजानिया उन्हें दुनिया का सबसे लजीज खाना लग रहा था। डॉनी ने उन्हें एक पुरानी कहावत याद दिलाई, हंगर इज द बेस्ट सॉस, और ये बात वहां बिल्कुल सच साबित हो रही थी। मॉडर्न लाइफ में हमने भूख को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है। हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी स्नैक्स, कभी कोल्ड ड्रिंक्स, तो कभी फास्ट फूड। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए माइकल ने टॉप न्यूट्रिशन साइंटिस्ट ट्रेवर कैशी से बात की थी। कैशी ने ह्यूमन बिहेवियर और डाइट को स्टडी करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताया। उन्होंने कहा कि हमें रियल हंगर और रिवॉर्ड हंगर के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। कैशी कहते हैं कि आजकल हम जब भी स्ट्रेस में होते हैं, बोर होते हैं या इमोशनली थके हुए होते हैं, हम खाने की तरफ भागते हैं। इसे जापानीज कल्चर में कुची सबेशी कहते हैं, जिसका मतलब है लोनली माउथ, यानी मुंह का अकेलापन। ये तुम्हारी बॉडी की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक ट्रिक है डोपामीन लेने की। स्टडीज दिखाती हैं कि आज 80% खाना हम रियल हंगर की वजह से नहीं, बल्कि इसी रिवॉर्ड हंगर की वजह से खाते हैं। जब हम 15-15 घंटे लगातार बिना ब्रेक के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को रिपेयर होने का वक्त ही नहीं मिलता। कैशी व दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं कि फास्टिंग या ओकेजनली थोड़ी देर भूखा रहना बॉडी में ऑटोफेजी नाम का प्रोसेस ट्रिगर करता है। ऑटोफेजी बेसिकली बॉडी का अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब है बॉडी अपनी ही डैमेज सेल्स और कचरे को खाकर साफ करती है, जिससे सेल्यूलर एजिंग स्लो होती है और कई तरह की बीमारियां दूर रहती हैं। अलास्का की उस इंटेंस भूख ने माइकल को सिखाया कि डिस्कम्फर्ट से भागना जरूरी नहीं है। थोड़ी सी भूख बर्दाश्त करना, अपने रिवॉर्ड हंगर को पहचानना और इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करना हमारी हेल्थ और डिसिप्लिन को वापस लाने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब तुम्हारा पेट खाली होता है तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगता है। पर सिर्फ फूड ही नहीं, हमारे एनवायरनमेंट का भी एक बहुत बड़ा और डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे माइंड पर होता है। एक ऐसी चीज जिसे हम कंक्रीट की बिल्डिंग्स के बीच भूल चुके हैं। एक बार अपने दिन के बारे में सोचो। हम दिन का 97% वक्त इंडोर्स बिताते हैं, बंद बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में या कार्स में। हमारी आंखें लगातार ग्लोइंग स्क्रीन्स पर होती हैं और हमारे कान गाड़ियों के हॉर्न और फोन की नोटिफिकेशंस की आवाज सुनते रहते हैं। धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल शहरी माहौल हमारे दिमाग को थका देता है। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है और हम क्रॉनिकली एग्जॉस्टेड और बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। इसका सल्यूशन किसी डॉक्टर की महंगी दवाई में नहीं, बल्कि नेचर में छुपा है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि नेचर में एग्जैक्टली कितना वक्त बिताना चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंटिस्ट रेचल हॉपमैन ने इस फील्ड में एक्सटेंसिव रिसर्च की और एक कमाल का फॉर्मूला डिस्कवर किया, जिसे 20-5-3 रूल कहते हैं। ये रूल एक नेचर पिरामिड की तरह काम करता है। इसका पहला और सबसे बेसिक स्टेप है 20। हर हफ्ते कम से कम 3 बार 20 मिनट के लिए किसी लोकल पार्क या ग्रीन स्पेस में वक्त बिताओ। पर यहाँ एक शर्त है, तुम्हें अपना फोन कंप्लीटली बंद रखना होगा या घर छोड़कर आना होगा। डॉक्टर हॉपमैन की रिसर्च दिखाती है कि जो लोग फोन के साथ पार्क में चलते हैं उन्हें नेचर का कोई फायदा नहीं मिलता। ये बिना फोन के 20 मिनट तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल ड्रास्टिकली कम कर देते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करते हैं और मेमोरी इंप्रूव करते हैं। इस पिरामिड का दूसरा स्टेप है 5। हर महीने कम से कम 5 घंटे किसी थोड़ी वाइल्ड जगह पर बिताओ, जैसे स्टेट पार्क, सिटी से दूर कोई जंगल का ट्रेल या कोई आइसोलेटेड बीच। ये डीपर इमर्जन तुम्हारे माइंड को कंप्लीटली रीसेट करता है, थकान दूर करता है और इंस्पिरेशन वापस लाता है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 3। हर साल 3 दिन कंप्लीटली ऑफ ग्रिड बिताओ, किसी ऐसी जगह जहां ना वाईफाई हो और ना ही फोन का सिग्नल। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के डॉक्टर डेविड स्ट्रेयर ने इस 3 डे इफेक्ट पर एक स्टडी की थी।
उन्होंने देखा कि जब लोग 3 दिन तक नेचर में रहते हैं बिना किसी टेक्नोलॉजी के, तो उनकी क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स 50% तक बढ़ जाती हैं। इन 3 दिनों में हमारा ओवर स्टिमुलेटेड दिमाग एक सॉफ्ट फैसिनेशन की स्टेट में चला जाता है, जो बिल्कुल एक डीप मेडिटेशन जैसा होता है। अलास्का में माइकल यही 3 डे इफेक्ट अपने सबसे एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपीरियंस कर रहे थे। वहां उनके पास आसपास की हवाएं और ठंड के अलावा कुछ नहीं था, और सबसे बड़ी बात, वहां उनके पास अपना स्मार्टफोन नहीं था। उस लंबे अकेलेपन में उनका सामना एक ऐसी फीलिंग से हुआ जिसे आज का मॉडर्न इंसान सबसे ज्यादा डरता है, और वो फीलिंग थी बोर्डम। आज के डिजिटल टाइम में हम बोर होने से इतना डरते हैं कि जैसे ही हमें 2 सेकंड मिलते हैं, हम ऑटोमेटिकली अपना फोन निकालकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। एलिवेटर में, ग्रोसरी स्टोर की लाइन में लगते हुए, यहाँ तक कि बाथरूम में भी हमें लगातार डोपामीन का शॉट चाहिए। हमने अपने दिमाग को कन्विंस कर लिया है कि बोर्डम एक बुरी चीज है जिसे हर हाल में बचना चाहिए। पर अलास्का के उन सुनसान और ठंडे पहाड़ों में जब माइकल के पास उनका फोन नहीं था और उन्हें घंटों तक अपने शिकार के आने का वेट करना पड़ रहा था, तो शुरू में उन्हें लगातार बेचैनी हुई। उनका दिमाग किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन के लिए तड़प रहा था। उन्होंने टाइम पास करने के लिए अपने बैकपैक में पड़े खाने के पैकेट्स के लेबल्स तक पढ़ना शुरू कर दिए। पर जब वो सब खत्म हो गया तो उन्हें मजबूरन चुप बैठकर कुछ नहीं करना पड़ा। और ठीक तभी एक बायोलॉजिकल जादू हुआ। कुछ दिन की मेंटल बेचैनी के बाद उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। उन्हें नए नए आइडियाज आने लगे और उनका ध्यान उनके आसपास की दुनिया पर फोकस होने लगा। साइंस इसके पीछे एक बहुत बड़ा और फैसिनेटिंग रीजन बताती है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट मार्कस राइकल ने अर्ली 2000s में ब्रेन का एक पूरा नेटवर्क डिस्कवर किया था, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहा जाता है। जब हम फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी स्पेसिफिक टास्क पर इंटेंसली फोकस करते हैं तो ये DMN बंद हो जाता है। पर जब हम लिटरली कुछ नहीं कर रहे होते, जब हम नेचुरली बोर हो रहे होते हैं या बस खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं, तब ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। जब DMN एक्टिवेट होता है तो हमारा दिमाग एक कमाल का प्रोसेस करता है जिसे इंटरनल मेंटेशन कहते हैं। वो हमारी पास्ट मेमोरीज, प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स और फ्यूचर प्लानिंग को आपस में कनेक्ट करता है। दुनिया के सबसे बड़े और क्रिएटिव आइडियाज तभी आते हैं जब इंसान शावर ले रहा होता है या टहल रहा होता है, क्योंकि उस वक्त DMN अपना काम कर रहा होता है। आज की दुनिया में हमारी एंडलेस स्क्रॉलिंग और हर सेकंड अवेलेबल एंटरटेनमेंट ने इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को कंप्लीटली हाईजैक कर लिया है। इसलिए हमारी डीप थिंकिंग और आराम से बैठने की क्षमता मर चुकी है। बोर्डम एक्चुअली दिमाग का डिफॉल्ट रेस्ट और क्रिएशन मोड है। अगर तुम सच में अपने माइंड की पावर को वापस अनलॉक करना चाहते हो तो रोज कुछ वक्त इंटेंशनली बोर होने की आदत डालो। अपने फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दो और सिर्फ अपने ख्यालों के साथ अकेले बैठना सीखो। पर याद रखो, सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होना काफी नहीं है। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए फिजिकल टफनेस भी उतनी ही जरूरी है। और इसके लिए माइकल ने ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना और इफेक्टिव वर्कआउट डिस्कवर किया। हजारों सालों से ह्यूमन एवोल्यूशन में इंसानों ने अपने सर्वाइवल के लिए एक ही फिजिकल काम सबसे ज्यादा किया है, और वो है भारी चीजों को उठाकर चलना। चाहे शिकार करके मीट वापस कैंप तक उठाना हो, जंगल से पानी भरकर लाना हो, या अपने बच्चों को उठाकर माइग्रेशन करना हो, हमारी ह्यूमन बॉडी लगातार लंबी दूरी तक वजन उठाने के लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइन हुई है। आज हम फिट रहने के लिए जिम जाकर वेट लिफ्टिंग करते हैं या ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, पर इवोल्यूशन के हिसाब से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर रकिंग के लिए सबसे बेस्ट सूट करता है। रकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और प्राइमल है। एक बैकपैक में वजन डालो और बस चलने निकल जाओ। ये मिलिट्री का एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसे आम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। माइकल ईस्टर अपने रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताते हैं कि रकिंग नॉर्मल रनिंग से फार बेटर और सेफर ऑप्शन है। रनिंग और जॉगिंग कई लोगों के घुटनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर और इम्पैक्ट डालती है, जिससे इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है, जबकि रकिंग कंप्लीटली लो इम्पैक्ट कार्डियो है। ये सिर्फ एक बेसिक कार्डियो वर्कआउट नहीं है, बल्कि एक इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ वर्कआउट भी है। जब तुम वजन पीठ पर लाद कर चलते हो तो तुम्हारी बैक, कोर और लेग्स की हजारों मसल्स एक साथ एंगेज होती हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि रकिंग नॉर्मल वॉकिंग के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे खराब झुके हुए पोस्चर को बिल्कुल ठीक कर देती है। तुम्हें इसे शुरू करने के लिए किसी महंगी जिम मेंबरशिप या इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आम सा पुराना बैकपैक लो, उसमें कुछ मोटी किताबें, पानी की बोतलें या कोई वेट प्लेट डालो, जिससे वो तुम्हारे बॉडी वेट का 10 से 20% बन जाए, और अपने नेबरहुड में चलना शुरू कर दो।
अलास्का की उस लंबी ट्रिप पर माइकल ईस्टर को रोजाना 100 पाउंड करीब 45 किलो का कैरिबू मीट अपने पीठ पर उठाकर मीलों तक उस उबड़-खाबड़ टुंड्रा पर चलना पड़ता था। उस एक्सट्रीम थकान और उस मसल बर्निंग पेन ने उन्हें एहसास दिलाया कि फिजिकली टूटना और फिर दोबारा खड़े होना इंसान को अंदर से कितना रेजिलिएंट और स्ट्रांग बनाता है। ये वॉलंटरी फिजिकल डिस्कम्फर्ट सिर्फ मस्कुलर फिटनेस नहीं देता, बल्कि एक ऐसी रॉक सॉलिड मेंटल टफनेस देता है जिससे तुम जिंदगी की किसी भी मुश्किल का सामना बिना डरे कर सको। और इस अल्टीमेट मेंटल टफनेस को अपने एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट करने के लिए एक और सीक्रेट टेक्निक है जो दुनिया के सबसे एलीट एथलीट्स यूज करते हैं। क्या तुमने कभी इंटेंशनली खुद को ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां तुम्हारे पास या फेल होने का 50-50 चांस हो? हमारी इस मॉडर्न और आरामदेह जिंदगी में हम सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें हमें लगभग गारंटीड सक्सेस मिलती है। हम कैलकुलेशंस करते हैं और रिस्क लेने से बुरी तरह डरते हैं, क्योंकि पास्ट में फेलियर का मतलब मौत होता था। पर हार्वर्ड एजुकेटेड फिजिशियन और टॉप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट डॉक्टर मार्कस एलियट मानते हैं कि इंसान की असली ग्रोथ तब होती है जब वो अपने फेल होने के डर के बिल्कुल करीब आ जाता है। डॉक्टर एलियट दुनिया के कुछ सबसे एलीट एथलीट्स जैसे NBA स्टार्स और ओलंपियंस को ट्रेन करते हैं, और उन्होंने अपने एथलीट्स के पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए एक एंशिएंट जापानीज शिंतो रिचुअल को मॉडर्न फिटनेस में अडैप्ट किया है, जिसे कहते हैं मिसोगी। मिसोगी का ओरिजिनल ट्रेडिशनल मतलब है खुद को किसी ठंडे झरने यानी आइसी वाटरफॉल के नीचे खड़े रखकर अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को प्योरीफाई करना। पर डॉक्टर एलियट का ये मॉडर्न मिसोगी एक अलग ही लेवल का चैलेंज है, और ये स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स पर चलता है। इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ये टास्क इतना ज्यादा मुश्किल होना चाहिए कि इसमें तुम्हारी सक्सेस का चांस एट बेस्ट सिर्फ 50% हो, यानी पूरी कोशिश के बाद भी आधी प्रोबेबिलिटी यही हो कि तुम फेल हो जाओगे। इसका दूसरा रूल है, इस चैलेंज में तुम्हारी जान नहीं जानी चाहिए, यानी ये केयरफुली प्लान्ड और फंडामेंटली सेफ होना चाहिए, डोंट डाई। और इसका तीसरा सबसे डीपली साइकोलॉजिकल रूल है, तुम्हें इस चैलेंज के बारे में किसी को बताकर शो ऑफ नहीं करना है, कोई सेल्फी नहीं लेनी और कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं डालनी। मिसोगी का कोई मेडल, कोई ऑडियंस या कोई पब्लिक लीडर बोर्ड नहीं होता। ये एक पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी है जहां तुम सिर्फ और सिर्फ खुद से compete करते हो। जब तुम कोई ऐसी चीज अटेम्प्ट करते हो जिसका कोई सोशल रिवॉर्ड नहीं है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर की रियल ड्राइव क्या है। डॉक्टर एलियट का मानना है कि हम सबको साल में कम से कम एक बार अपना खुद का मिसोगी जरूर डिजाइन करना चाहिए। ये कोई मैराथन भागना नहीं है जिसकी लोग तारीफ करें, बल्कि ये कुछ ऐसा अनोखा टास्क होना चाहिए जो तुम्हारी लिमिट्स को क्रॉस कर दे। और इस मिसोगी को रियल लाइफ में अप्लाई करके एलीट एथलीट्स ने कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, ये जानना तुम्हारे दिमाग के सारे दरवाजे खोल देगा। NBA स्टार काइल कोरवार बास्केटबॉल कोर्ट पर एक लेजेंड है, पर एक वक्त ऐसा था जब उन्हें अपनी गेम और माइंड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो उन्हें उनके कंफर्ट जोन से कंप्लीटली बाहर निकाल दे। उन्होंने डॉक्टर मार्कस एलियट के साथ मिलकर अपने करियर का पहला मिसोगी अटेम्प्ट किया। उन्होंने तय किया कि वो पैसिफिक ओशन में सैंटा बारबरा चैनल को स्टैंड अप पैडल बोर्ड पर क्रॉस करेंगे। ये पूरे 25 माइल्स यानी करीब 40 किलोमीटर का सफर था, और उन्होंने इससे पहले कभी पैडल बोर्डिंग नहीं की थी। ये रिले और स्ट्रगल ने उन्हें टोटली एग्जॉस्ट कर दिया। अगले साल उन्होंने एक और इनसेन चैलेंज लिया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र के अंदर 85 पाउंड यानी लगभग 38 किलोग्राम का एक भारी पत्थर उठाकर 5 किलोमीटर तक अंडर वाटर चलने का रिले किया। ये सुनने में किसी पागलपन जैसा लगता है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी मैजिक की तरह काम करती है। जब तुम ऐसी एक्सट्रीम फिजिकल स्टेट में होते हो, जब तुम्हारे बॉडी की हर एक नर्व दर्द से चीख रही होती है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार गिव अप करने को कह रहा होता है, वही वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहां असली मैजिक होता है। उस मोमेंट में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक्चुअल लिमिट आ चुकी है, पर जब तुम उस मेंटल बैरियर को तोड़कर एक और कदम फिर एक और कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हारा दिमाग कंप्लीटली रिवायर हो जाता है। तुम्हें ये क्रिस्टल क्लियर समझ आता है कि जो लिमिट्स तुमने अपने दिमाग में बना रखी थी वो एक्चुअली में फेक थी। तुम्हारी सच्ची क्षमता तुम्हारी करंट सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। काइल कोरवर ने बताया कि इन मिसोगी चैलेंजेस को पूरा करने के बाद जब वो वापस बास्केटबॉल कोर्ट पर गए तो उन्हें अपना खेल बहुत आसान लगने लगा। उन्होंने उस साल NBA हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव गेम्स में 3 पॉइंटर मारने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका फोकस और क्लच परफॉर्मेंस उस पेन और स्ट्रगल की वजह से पीक पर पहुंच चुका था।
साल में सिर्फ एक बार किया गया ये एक्सट्रीम मिसोगी तुम्हारे बाकी के 364 दिनों की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट और मैनेजेबल बना देता है। माइकल ईस्टर के लिए अलास्का की वो 33 दिन की हंट ही उनका पर्सनल मिसोगी थी, पर फिजिकल लिमिट्स को तोड़ने के बाद लाइफ की सबसे बड़ी ट्रूथ को समझना बाकी था, और इसके लिए माइकल ईस्टर को दुनिया की सबसे खुशहाल जगहों में से एक भूटान का सफर करना पड़ा, जहां मौत के बारे में सोचना ही उनकी खुशी का आखिरी राज है। हमने अपनी सोसाइटी में मौत यानी डेथ को एक टैबू बना दिया है। हम मौत के बारे में बात नहीं करना चाहते, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाते हैं और किसी की डेथ के बाद जल्दी से जल्दी बिजी हो जाते हैं ताकि उस सच्चाई से भाग सकें। पर दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक भूटान की अप्रोच बिल्कुल अलग है। अपनी बुक की रिसर्च के दौरान माइकल ईस्टर भूटान गए और वहां उनकी मुलाकात एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुद्धिस्ट मंक खेनपो फुनसु ताशी से हुई। खेनपो ने माइकल से एक ऐसी बात कही जो किसी भी आम मॉडर्न इंसान को सीधे दिल पर लगेगी। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न सोसाइटी पूरी तरह से इग्नोरेंट यानी अनजान और नासमझ है, क्योंकि वो लोग एक चेकलिस्ट वाली जिंदगी जी रहे हैं। पहले अच्छी डिग्री, फिर बड़ी गाड़ी, फिर महंगा घर, फिर प्रमोशन और फिर वापस और बड़ी गाड़ी। ये एंडलेस डिजायर का ट्रेडमिल कभी रुकता ही नहीं। खेनपो इस मेंटालिटी को वेस्टर्न लेजीनेस कहते हैं। हम खुद को कॉन्स्टेंटली बिजी रखते हैं ताकि हमें उन बातों के बारे में ना सोचना पड़े जो सच में डीप और मीनिंगफुल हैं। इस इग्नोरेंस का सबसे बड़ा कारण मौत को भुला देना है। भूटान में लोग मिताकपा यानी इम्पर्मनेंस, अनस्वरता की फिलॉसफी को रिलीजियसली प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ के लोग दिन में 3 से 5 बार इंटेंशनली और कॉन्शियसली अपनी मौत के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि मौत के बारे में बार बार सोचना हमें डिप्रेस्ड कर देगा, पर एक्चुअल साइकोलॉजी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। खेनपो ने बताया कि मौत के बारे में सोचना बिल्कुल वैसा है जैसे एक गहरी खाई की तरफ चलना। अगर तुम्हें पता है कि आगे खाई है तो तुम्हारा हर एक कदम बहुत कॉन्शियस, केयरफुल और पर्पसफुल हो जाता है। जब तुम रोज खुद को ये याद दिलाते हो कि मेमेंटो मोरी यानी तुम एक दिन मरने वाले हो, तो तुम्हारा दिमाग उस आगे की लंबी फेक चेकलिस्ट को छोड़कर डायरेक्टली उन चीज़ों पर फोकस करने लगता है जो आज इस वक्त सच में मैटर करती हैं। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे रिलेशनशिप्स। एक बार भूटान के फेमस टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री की खड़ी चढ़ाई करते वक्त माइकल के ठीक आगे चल रहे एक सन्यासी मंक को अचानक हार्ट अटैक आया और वो गिर गया। माइकल ने उसे सीपीआर देकर बचाने की डेस्परेटली बहुत कोशिश की, पर वो जा चुका था। उस इंसिडेंट ने माइकल के दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। मौत कहीं दूर फ्यूचर की चीज नहीं है, वो यहीं हमारे आसपास घूम रही है, कभी भी आ सकती है। इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेने से हमारा डर खत्म हो जाता है और हम आखिरी दिन तक फुली जिंदा रह पाते हैं। इस अल्टीमेट रियलिटी को समझने के बाद माइकल का अलास्का का सफर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाला था। भूटान के उन डीप स्पिरिचुअल लेसन्स और लव की सारी साइंस को प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में टेस्ट करने का आखिरी स्टेज वापस अलास्का में ही होना था। माइकल ईस्टर और डॉनी विंसेंट की 33 दिन की वो जर्नी अब अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी थी। उनका राशन लगभग खत्म होने वाला था, बॉडी थकान से टूट चुकी थी और ठंड सीधे हड्डियों को चीर रही थी। तभी एक दिन उन्हें टंड्रा में एक कैरिबू, एक तरह का जंगली बरासिंघा दिखाई दिया। आज हम सुपरमार्केट से नीटली पैक्ड प्लास्टिक में मीट खरीद लेते हैं और हमें कभी इस बात का एहसास या रिस्पेक्ट नहीं होती कि उस खाने की कीमत एक दूसरी जान ने अपनी मौत से चुकाई है। डॉनी विंसेंट एक हाईली एथिकल और रिस्पेक्टफुल हंटर हैं। उन्होंने किसी छोटे, जवान या हेल्दी जानवर को अपना निशाना नहीं बनाया। उन्होंने डीपली ऑब्जर्व करके एक काफी बूढ़े, लंगड़ा कर चलने वाले कैरिबू बुल को चुना जो आने वाली सर्दी किसी भी हाल में सर्वाइव नहीं कर पाता। जब माइकल ने अपनी राइफल का ट्रिगर दबाया और उस जानवर की जान निकली, तो उनके अंदर एक अजीब सा भारीपन और साइलेंस आ गया। एक तरफ अपने खुद के सर्वाइवल के लिए उस मांस की जरूरत का गहरा एहसास और दूसरी तरफ उस आखिरी सांस का सम्मान। ब्लड और पिछले 30 दिनों की स्टारवेशन के उस इंटेंस पल में नेचर का सबसे ब्रूटल और सच्चा साइकिल उनकी आंखों के बिल्कुल सामने था। उन्होंने मिलकर उस 100 पाउंड करीब 45 किलो मीट को अपने बैकपैक्स में पैक किया और उसे अपने कंधों पर उठाकर मीलों तक उस उबड़-खाबड़ स्वॉम्पी रास्ते पर वापस कैंप की तरफ चलना शुरू किया। ये उनका एक्चुअल फिजिकल और मेंटल मिसोगी बन गया। हर कदम पर उनके मांसपेशियां पेन से फट रही थी, दिमाग लगातार गिव अप करने को कह रहा था, पर वो रुके नहीं। उस एगनी में, उस जमे हुए रास्ते पर माइकल ईस्टर ने अपने अंदर के उस हिस्से को फाइनली जगाया जो हजारों सालों से हमारे एंसेस्टर्स का सबसे बड़ा हिस्सा था। उस रात जब उन्होंने उस फ्रेश मीट को पकाया तो वो सिर्फ एक खाना नहीं था, वो नेचर की दी हुई एक ऐसी डीप एनर्जी थी जिसे उन्होंने खुद फेस करके अर्न किया था। वो अपने कंफर्ट जोन के उस सॉफ्ट पिंजरे से पूरी तरह आजाद हो चुके थे।
33 दिन बाद जब वही बुश प्लेन उन्हें वापस मॉडर्न सिविलाइजेशन में लाया तो माइकल ईस्टर कंप्लीटली बदल चुके थे। एक नॉर्मल वार्म हीटर की हवा, बाथरूम में बहता हुआ गर्म पानी और एक आम सा रेस्टोरेंट का खाना उन्हें किसी मिरेकल से कम नहीं लग रहा था। उनका दिमाग का प्रॉब्लम क्रीप पूरी तरह से रीसेट हो चुका था। जिस इंसान ने लगातार बर्फीले तूफानों, भूख और ग्रिजली बेयर्स का सामना किया हो, उसके लिए सिटी का ट्रैफिक जैम या एक ईमेल का लेट रिप्लाई आना कोई स्ट्रेस की बात नहीं बची थी। द कंफर्ट क्राइसिस हमें पीछे एंशिएंट टाइम्स में जाकर गुफाओं में रहने को नहीं कहती। ये हमें सिर्फ ये सिखाती है कि मॉडर्न कंफर्ट्स एक आशीर्वाद है, पर तभी तक जब हम मेंटली उनके गुलाम ना बन जाएं। अगर तुम दिन भर चेयर पर बैठते हो तो पीठ पर वजन बांधकर चलना शुरू करो, रकिंग। अगर तुम 24 घंटे फोन में घुसे रहते हो तो नेचर में अकेले बैठकर बोर होना सीखो, 25-3 रूल। अगर तुम हर वक्त खाने के ऑब्सेस्ड हो तो ओकेजनल हंगर या फास्टिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं तो याद करो कि तुम एक दिन जरूर मरने वाले हो, मिताकपा। डिस्कम्फर्ट कोई सजा नहीं है, ये एक्चुअली उस खुशी, हेल्थ और मेंटल पीस की कीमत है जो हम सब लगातार ढूंढ रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलकर उन चैलेंजेस को कॉन्शियसली एम्ब्रेस करो जिनका सक्सेसफुल होना गारंटीड नहीं है। वहीं से तुम्हारा असली रेजिलिएंट कैरेक्टर बनता है। तो आज ही अपने आप से पूछो और डिसाइड करो कि तुम्हारा अपना मिसोगी क्या होगा। अगर इस इंटेंस स्टोरी ने तुम्हारे दिमाग में एक चिंगारी जलाई है और तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से आज बाहर निकलने की सच्ची मोटिवेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और माइंड बेंडिंग बुक समरीज तुम्हारे लिए लाते रहें। याद रखना, तुम्हारे डर के उस पार ही तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। गेट अनकंफर्टेबल।